हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्निंग हब। और अब हम हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं क्लास +1 का, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ओके, चैप्टर 1 यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, द लिविंग वर्ल्ड। इसके अंदर जो टॉपिक होगा वो क्या क्या आएंगे, व्हाट इज़ लिविंग, हम ये बताएंगे कि लिविंग के क्या क्या करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, किन बेसिस पे हम ये डिफाइन करते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है और ये वाला क्या है, नॉन लिविंग है। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और क्या देखेंगे कि कितनी डाइवर्सिटी हमारे लिविंग वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंट है, मतलब कितने टाइप्स के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उनकी क्या क्या वेराइटीज़ प्रेजेंट है, उनको किस बिहाफ पे हमने क्या नेम उनको हमने दिया है। ओके, एक और टॉपिक इसके अंदर क्या आएगा, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, मतलब टेक्सा क्या है, कौन सी क्लास के अंदर आते हैं, कौन सा फाइलम है, क्या उनका साइंटिफिक नेम रखा गया है, किस कॉमन नेम से वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो जाने जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर जो है वो रीड करेंगे। ये फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर क्लास +1 का जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर 1, द लिविंग वर्ल्ड। ओके, फर्स्ट टॉपिक जो यहाँ पे गिवन है, व्हाट इज़ लिविंग। सबसे पहला ही यही है कि व्हाट इज़ लिविंग। हमें सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि लिविंग होता क्या है, लिविंग के क्या क्या करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जिनके बिहाफ पे हम ये डिफाइन करेंगे कि हाँ ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है। When we try to define living, we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by the living organism. क्या क्या फीचर्स हैं, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को सेंस करने की एबिलिटी होना, एंड माउंट अ स्टेबल रिस्पॉन्स कम टू अवर माइंड इमीडिएटली as unique features of living organisms. One can add a few more features like metabolism, ability to self-replicate. Self-replicate का मतलब है कि रिप्रोडक्शन होना, इसका दूसरा वे भी क्या होता है, रिप्रोडक्शन होना या डीएनए का रेप्लिकेट होना, सेल्फ ऑर्गेनाइज, खुद को ऑर्गेनाइज करके रखना। All living interact and emergence to this list. Let us try to understand each of this. मतलब यहाँ पे जितने भी फीचर्स यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, अब हम हर एक फीचर्स को जो है वो इंडिविजुअली देखेंगे कि उनमें क्या गिवन है। All living organisms grow, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी ग्रो करते हैं, राइट। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। ग्रो करने का मतलब है कि उनका जो मास है या मतलब मास मतलब उनका जो वेट है और उनके जो नंबर हैं, नंबर मतलब इंडिविजुअल्स के नंबर, वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अगर ये दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं तो हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, ग्रो कर रहा है। अ मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीज़न। अगर हम एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल डिवीज़न के थ्रू ग्रो करता है। अब यहाँ पे क्या है, इन प्लांट्स, इसने पहले मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की बात की है तो वो भी किससे डिवाइड कर रहा है, सेल डिवीजन से डिवाइड कर रहा है, तो ग्रोथ हो रही है उसके अंदर। नेक्स्ट ये यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, प्लांट्स की बात कर रहा है। प्लांट्स के अंदर भी सेल डिवीजन होती है, अक्कर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। अब प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ हो रही है वो कंटिन्यूसली उनके लाइफ स्पैन तक होती है, मतलब जब तक उनकी लाइफ चलती है तब तक उनके अंदर सेल डिवीज़न टेक प्लेस करती है। बट एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं है। एनिमल्स के केस के अंदर जो उनकी जो ग्रोथ होगी वो एक सर्टन एज तक होगी, राइट। तो दोनों के अंदर ये डिफरेंस हो गया कि एनिमल की एक सर्टन एज तक ग्रो करती है और प्लांट्स जो है वो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन चलता है। However, cell division occurs in certain tissues replace lost cell. मतलब जो सेल लॉस्ट हो गए हैं या जो सेल डेड हो गए हैं या उनके अंदर कुछ डिजीज़ आ गई है तो कुछ न्यू सेल्स जो है वो ग्रो करते हैं उन सेल्स को रिप्लेस करने के लिए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। मल्टी सेलुलर भी सेल डिवीजन से होता है, यूनिसेलुलर भी सेल डिवीजन से होता है। वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर्स। विट्रो कल्चर वो होता है कि जब हम लेबोरेटरी के अंदर उनको सेम इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देते हैं डिवीज़न के लिए तो हम उनको क्या बोलते हैं, इन विट्रो कल्चर, मतलब उनको हम आर्टिफिशियली ग्रो करवा रहे हैं। By counting the number of cells under the microscope, in majority, higher animals and plants growth and reproduction are mutually exclusive event. One must remember that increase in body mass is considered as growth. कि अगर हम body mass के अंदर increase हो रहा है तो हम उसको growth consider जो है वो कर सकते हैं।
नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। अब इसने बोला है कि लिविंग का तो हम देख ही रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनके तो बॉडी मास में जब इंक्रीमेंट हो रहा है तो हम उसको ग्रोथ कंसिडर कर रहे हैं। बट अगर हम देखें कुछ लेवल तक जो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग यानी कि माउंटेन्स हैं या सैंड माउंट्स हैं, बोल्डर्स हैं, उनके अंदर भी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि उनके अंदर जब पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो उनकी भी हाइट क्या है, उनका भी मास क्या है, वो इंक्रीज हो जाता है। राइट देखा होगा ना आपने कि पहले एक स्मॉल माउंटेन था, फिर उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स या सैंड वहाँ पे जब एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाती है कुछ नेचुरल क्लैमिटीज़ की वजह से या कुछ और हैपनिंग्स की वजह से, एक चीज़ के अंदर उनके अंदर जब क्या है ग्रोथ होना, वहाँ पे एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाती है, तो उनका भी ग्रोथ हो गया, एक स्मॉल माउंट से वो भी बिग माउंटेन बन जाते हैं। राइट अब ग्रोथ को तो हम यही देख रहे हैं कि उनके मास में इंक्रीज हो रहा है, तो सेम चीज़ लिविंग के भी मास में इंक्रीज हो गया, नॉन लिविंग के भी मास में इंक्रीज हो गया। वही चीज़ यहाँ पे इसने डिफाइन की है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इज बाई एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द सर्फेस, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। कह रहा है कि नॉन लिविंग के केस में तो जो ग्रोथ है वो इनसाइड होती है, मतलब अंदर से हो रही है। ग्रोथ देयरफॉर कांट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस लाइन को आप अंडरलाइन कीजिएगा कि जो ग्रोथ है कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जो ग्रोथ है हम उसको एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या डिफाइनिंग फीचर या करेक्टरिस्टिक फीचर हम नहीं मान सकते एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि यही सेम फीचर हमें लिविंग में मिल रहा है और यही सेम फीचर हमें किस में मिल रहा है, नॉन लिविंग में मिल रहा है। That's why growth is not a defining property of living organism, right? सो हम नेक्स्ट जो फीचर यहाँ पे गिवन था रिप्रोडक्शन, अब उसके बारे में देखते हैं कि रिप्रोडक्शन को हम कंसिडर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज characteristic of living organism. In multicellular organism, reproduction refers to the production of progeny processing features more or less similar to those of a parents. मतलब उनके फीचर्स होते हैं कि जैसे पेरेंट्स के फीचर होंगे, ये एक प्रोजेनी होती है, ठीक है। इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली वी रेफर टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय ए सेक्शुअल मीन्स ऑल्सो, बट ऑर्गेनिज्म जो है वो ए सेक्शुअल से भी होते हैं, मतलब जो रिप्रोडक्शन है इट इज़ ऑफ द टू टाइप्स, सेक्शुअल एंड ए सेक्शुअल। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होते हैं कि दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और उनकी जो प्रोजेनी होगी, उनका जो डॉटर सेल्स होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू द पेरेंट्स। उनके कुछ 50% वो पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं और 50% क्या होते हैं वो अलग होते हैं, क्योंकि दोनों पेरेंट्स से एक करैक्टरिस्टिक्स आते हैं उनके। और जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है वो एज इट इज़ टोटली जितने जैसा पेरेंट है वैसा ही उनके डॉटर सेल होंगे। तो जो रिप्रोडक्शन है वो हमारी टू टाइप्स की होती है। वही इसने बोला कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय ए सेक्शुअल मीन्स ऑल्सो, फंगी मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ ए सेक्शुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। फंगी किससे हो रही है, ए सेक्शुअल स्पोर से हो रही है। इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा, ईस्ट एंड हाइड्रा के अंदर क्या होती है, हमारी बडिंग टेक प्लेस करती है। प्लेनेरिया, इसके अंदर फ्लैटवॉर्म्स आते हैं। इसके अंदर क्या होती है, ट्रू रीजनरेशन होती है कि इनकी एक फ्रेगमेंटेड, मतलब इनकी जो बॉडी होती है वो फ्रेगमेंट होती है, ऐसे फ्रेगमेंट्स बने होते हैं। अगर एक फ्रेगमेंट अगर इनकी लॉस्ट हो जाती है तो उसी सेम फ्रेगमेंट से हम एक न्यू इंडिविजुअल्स को जो है वो जनरेट कर सकते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म। The fungi, the filamentous algae, the protonema of mosses all easily multiply by the fragmentation. किससे हो जाते हैं ये, फ्रेगमेंटेशन से हो जाते हैं। When it comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular algae और amoeba, ये किससे हो रहे हैं हमारे, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, जब इनके अंदर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा तब। We have already defined growth as equivalent to increase in cell number or masses. Hence, we notice that in single-celled organism, we are not very clear about the uses of these two terms, growth and reproduction. मीन जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर हम कह रहे हैं कि वो तो ग्रोथ से भी टेक प्लेस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये डिफाइन नहीं कर सकते कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ भी हो रही है या रिप्रोडक्शन भी हो रही है। दोनों टर्म्स को हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। फर्दर देर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, बट अब यहाँ पे हमने देखा कि रिप्रोडक्शन होती है, रिप्रोडक्शन होती है भाई, ठीक है, एक न्यू इंडिविजुअल वहाँ पे बनता है, वो भी ठीक है। बट कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो ह्यूमन, मान लो अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करती हूँ तो कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो इनफर्टाइल होते हैं, जिनके जो आगे बर्थ नहीं दे सकते, तो वो किसके अंदर आ गया, क्या वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं,
तो क्या वो लिविंग नहीं है? नहीं, लिविंग तो है, बट उन वो एक एक्सेप्शन हो जाते हैं कि कुछ एक्सेप्शंस ऐसे आ जाते हैं कि जिससे रिप्रोडक्शन जो फीचर है वो यहाँ पे टेक प्लेस नहीं कर पा रहा है अपने आप को। ठीक है, अपने आप को वो यहाँ पे क्लियरली डिफाइन नहीं कर पा रहा है। कुछ केसेस के अंदर ऐसे होता है, जैसे स्टीराइल वर्कर भी होती है जिसका काम सिर्फ काम करना होता है, क्योंकि इसके अंदर जो क्वीन बी होती है वो सारा रिप्रोडक्शन का काम करती है, वो उनकी उसकी जनरेशन को आगे बढ़ाती है। बट जो वर्कर बी है वो भी तो एक लिविंग है, बट उसका काम रिप्रोडक्शन नहीं है, उसका काम जो है वो हाइव बनाना है, हनी को इकट्ठा करना है, बाकी और जो काम होते हैं वो सब काम करती है। ठीक है, बट क्या हम ये कह सकते हैं कि वर्कर बी जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रही है तो इट मीन्स वो नॉन लिविंग है? नहीं, वो लिविंग है, बट यहाँ पे वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रही है, क्योंकि वो एक एक्सेप्शन केस आ जाता है। ओके, सो जैसे हमने ग्रोथ में देखा वैसे ही रिप्रोडक्शन में भी क्या है, एक्सेप्शंस आ जाती हैं। तो रिप्रोडक्शन को भी हम ऐसे एक पूरा कंप्लीट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर जो है वो नहीं मानते हैं। यहाँ पे वही लाइन इसने लिखी है, रिप्रोडक्शन ऑल्सो cannot be all inclusive defining characteristics of living organism. Of course, no non-living object is capable of reproducing or replicating by itself. Means हमें ये पता है कि कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है वो खुद को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है या खुद को रेप्लिकेट नहीं कर सकता है। बट यहाँ पे जो हम लिविंग के एग्जाम्पल रीड कर रहे हैं तो लिविंग में भी कुछ एक्सेप्शंस केसेस ऐसे आ रहे हैं जो रिप्रोडक्शन शो नहीं कर रहे हैं। सो दैट्स वाई इस फीचर को भी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, कि हम रिप्रोडक्शन को भी एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर नहीं मान सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म का। राइट, आई होप आप सभी को ये लाइनें जो है वो अंडरस्टैंड क्लियरली समझ आ रही होंगी। हम बहुत आराम आराम से चलेंगे, आराम आराम से इन चैप्टर को एक एक लाइन को जो है वो क्लियर करते हुए चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो कहीं से भी बन सकते हैं। पहली यूनिट का पहला ही चैप्टर है, ये एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है, तो हमें यहाँ से हर एक चीज़ जो है वो क्लियर होनी चाहिए। राइट, यहाँ पे मैंने एक अलग से नोट भी बनाया है ताकि यहाँ से हमें क्लियर हो जाए कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। प्लेनेरिया के अंदर क्या था, प्लेनेरिया के अंदर क्या आती हैं, हमारी फ्लैट वॉर्म्स आती हैं जो क्या शो करती हैं, ट्रू जनरेशन। राइट, यहाँ पे इस पैराग्राफ में जो यहाँ पे गिवन था उसी का शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। देन ए सेक्शुअल पोर से कौन कर रहा है, फंगी कर रही है। बडिंग से यहाँ पे कौन कर रहा है, ईस्ट एंड हाइड्रा। बाइनरी फ्यूजन की अगर हम बात करते हैं तो बाइनरी फ्यूजन कौन शो करता है, बैक्टीरिया शो करता है, अमीबा शो करता है जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। और फ्रेगमेंटेशन से कौन करता है, फंगी, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस। तो ये एक शॉर्ट नोट था ताकि जब हम इस चैप्टर को रिवाइज करें तो हमें पूरा यहाँ पे डिटेल पढ़ने की नीड नहीं है, हम यहाँ से भी गो थ्रू हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अनदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। अगर हम अनदर किसी करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या आता है, अब हमने ग्रोथ पढ़ लिया है, रिप्रोडक्शन पढ़ लिया है, देन अब हमारा क्या आता है, मेटाबॉलिज्म आता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जितनी भी रिएक्शंस टेक प्लेस करती हैं हमारी बॉडी के अंदर, टोटल सम ऑफ रिएक्शंस क्या कहलाएगा, मेटाबॉलिज्म कहलाएगा। ओके, लेट्स रीड इट आउट। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ केमिकल्स. These chemicals, small and big, belonging to various classes, size, functions, etc., are constantly being made and changed into some other biomolecules. Okay, biomolecules क्या होते हैं, हमारे carbohydrates होते हैं. These conversions are chemical reactions or metabolic reactions. There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organisms. चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, सभी की बॉडी के अंदर क्या है, हमारे जो रिएक्शंस हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं वो टेक प्लेस करती हैं। ओके, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन अवर बॉडी इज, मतलब जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं, जैसे अब हमने क्या खाया है, अब हमने खाना खाया है, ठीक है, अब हमने खाना खा लिया है, तो जो लार्ज कॉम्प्लेक्स हमने लिए हैं क्या वो लार्ज कॉम्प्लेक्स एज इट इज़ हमारी बॉडी के अंदर रहेंगे,
और उन्हीं से हमें एनर्जी मिलेगी? नहीं। अब जो वो लार्ज कॉम्प्लेक्स हैं, लार्ज पार्टिकल्स जो फूड पार्टिकल्स हैं, वो किस में ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे? स्मॉल फूड पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ एंजाइम्स आएंगे, कुछ एसिड्स होंगे या बेस होंगे, वो सारी उनकी जो है वो हेल्प करते हैं ताकि वो लार्ज पार्टिकल्स जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड होना स्टार्ट हो जाए और उनमें से एनर्जी रिलीज आउट हो और हमें क्या मिले? एनर्जी मिले वर्क करने के लिए। ओके, ये सारी रिएक्शंस क्या होती हैं? हमारी मेटाबॉलिज्म शो करती हैं। अब मेटाबॉलिज्म जो है वो 2 टाइप का होता है। मेटाबॉलिज्म जो है वो 2 टाइप का होता है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इधर मेटाबॉलिज्म। हमने ग्रोथ रीड कर लिया है, रिप्रोडक्शन हमारा हो गया है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है कैटाबॉलिज्म एंड वन इज द एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म के अंदर क्या है कि जो लार्ज पार्टिकल है वो ब्रेक डाउन होता है स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर। किसके अंदर? स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर। अब जब एक बड़ा पार्टिकल ब्रेक डाउन होगा स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर तो क्या होगी? एनर्जी रिलीज आउट होगी। क्या होगी? एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज हो गई तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द एक्सर्गोनिक, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। नेक्स्ट क्या है? एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म के अंदर क्या होगा कि स्मॉल पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? आपस में ज्वाइन हो जाएंगे और एक लार्ज पार्टिकल बनाएंगे। तो जब छोटे पार्टिकल्स आपस में जुड़ रहे हैं किसी बड़े को बनाने के लिए, तो अब यहाँ पे क्या होगी? एनर्जी यूज़ होगी। क्या होगी? एनर्जी यूज़ होगी। और एनर्जी यूज़ होगी तो ये क्या कहलाएगा? एंडरगोनिक कहलाएगा। राइट? So there are 2 types of reactions in metabolism. One is the catabolism, next and second is the anabolism. In catabolism, large particle break down in small particles and the release of energy will take place. That's why it is known as the exergonic. And in anabolism, small particles join together to form a large particle, and in this process we use energy. That's why this process is a endergonic process. Clear it about? Okay. So आगे चलते हैं। Hence, while metabolism is a defining feature of all living organisms without exception. अब इसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं है, क्योंकि कोई नॉन लिविंग जब कुछ काम ही नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा तो उसके अंदर रिएक्शंस नहीं होगी, मेटाबॉलिज्म टेक प्लेस नहीं करेगा, तो मेटाबॉलिज्म किसका फीचर हो जाएगा? टोटली लिविंग का। Metabolic reactions in vitro are not living things but surely living reactions. Hence, cellular organizations of the body is the defining feature of the life form. जो cellular organization है body का, कि जो सेल ऑर्गेनाइज हुए हैं टोटल और जो वो मेटाबॉलिज्म टेक प्लेस करते हैं वो टोटली किसका डिफाइनिंग फीचर है? हमारा लिविंग बींग्स का डिफाइनिंग फीचर है। क्लियर? Next is perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organisms is the ability to sense their surroundings or environment and respond to these environmental stimuli, which could be physical, chemical और biological. अब यहाँ पे एक और फीचर आता है कि जो क्या है फीचर यहाँ पे कि अपने सराउंडिंग्स या इन्वायरमेंट को सेंस करना, कि फील करना। जैसे हमारे सेंसेस होते हैं, 5 हमारे सेंसेस होते हैं। कोई हमें टच कर रहा है या हमने किसी को टच किया है और उससे हमें मतलब हमारे माइंड को पता चल जाता है कि हाँ, तो वो क्या है यहाँ पे कि ये चीज़ हमें, ये एबिलिटी एक लिविंग बीइंग के अंदर प्रेजेंट है ताकि वो उस टच को रिस्पॉन्स कर सके और अपने सेंसेबल एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे शो कर सके। और वो कोई भी हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है या बायोलॉजिकल हो सकता है। We sense our environment through our senses. Plants respond to external factors. अगर मैं प्लांट्स की बात करती हूँ तो प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करता है लाइट की तरफ, वाटर की तरफ, टेम्परेचर की तरफ। राइट? अगर लाइट की हम बात करते हैं तो कुछ शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, कुछ लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं। जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं अगर उनको शॉर्ट लाइट मिलती है, जब शॉर्ट डेज होते हैं तो उस टाइम पे क्या करते हैं, फ्लावर जो है वो ब्लूम होता है उनके अंदर। राइट? अगर उनको लाइट मिल जाती है तो जो लॉन्ग डे प्लांट्स है वो उस टाइम के अंदर फ्लावरिंग शो करते हैं जब उनको लाइट ज़्यादा मिलती है। तो ये भी लाइट की तरफ रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर वो सेंस प्रेजेंट होती है, उनके अंदर वो सिग्नल्स प्रेजेंट होते हैं जिससे वो सेंस कर सकते हैं कि उनको इतनी लाइट मिल रही है। तो वो लॉन्ग डे प्लांट है, कम लाइट मिल रही है और वो फिर भी ब्लूम कर रहे हैं, तो वो कौन से हो गए? शॉर्ट डे प्लांट्स हो गए। राइट? ऐसे ही ये वाटर के साथ करते हैं और यही चीज़ ये टेम्परेचर के साथ शो करते हैं।
Other organisms, pollutant, etc. All organisms from the prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense and respond to the environmental cues. Photoperiod affects reproduction in seasonal breeders. जो फोटो पीरियड है, फोटो पीरियड मतलब जो लाइट का पीरियड है वो भी इफेक्ट करता है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों को इफेक्ट करता है, प्लांट्स को भी इफेक्ट करता है और एनिमल्स को भी इफेक्ट करता है जो लाइट का पीरियड होता है. ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडीज. जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो हैंडल कर लेते हैं केमिकल, जब भी कोई केमिकल उनकी बॉडी के अंदर एंटर करता है. All organisms there are aware of their surroundings. Human being is the only organism who is aware of himself. ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि एक ह्यूमन बींग ऐसा ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो खुद के लिए सेल्फ कॉन्शियसनेस है, जिसको जो खुद के बारे में सोच सकता है कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए गुड है या ये मेरे लिए बैड है. एक ह्यूमन बींग ही ऐसा है जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है. सो कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब तक हमने पढ़ा है ग्रोथ पढ़ा है, ग्रोथ को हम एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जो है वो नहीं मानते हैं, रिप्रोडक्शन को भी नहीं मान रहे हैं क्योंकि इसके अंदर भी हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस केसेस जो है वो आए थे. मेटाबॉलिज्म जो है ये टोटली कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, लाइफ फॉर्म्स का. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी किसका फीचर है, लाइफ फॉर्म्स का. और कॉन्शियसनेस भी किसका फीचर है, हमारा लिविंग बींग का. ओके, सो ये करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स थे हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जिसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि हाँ ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है. और इसी के बिहाफ पे अब लास्ट में हमें डेफिनेशन मिल जाती है. वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, मीन्स वो रिप्रोडक्शन शो करते हैं. इवॉल्विंग, इवोल्यूशन शो करते हैं, क्योंकि कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर शो करता है तो उसके अंदर वेरिएशंस आती हैं, और वेरिएशंस आती हैं तो वो किसका पार्ट हो जाता है, इवोल्यूशन का. एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम, और उनके अंदर सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई. ओके, तो ये डेफिनेशन होगी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, और ये फीचर्स होंगे जो हमें, जिसके बिहाफ पे हम डिफाइन करते हैं कि दिस इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दिस आर नोट, राइट. नेक्स्ट जो अब टॉपिक आता है वो है हमारा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. इसको हम कल की क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे. इसमें हमें कुछ रूल्स दिए गए हैं. पहले हम ये देखते हैं कि कितनी बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमारी प्रेजेंट है, और क्या क्या चीज़, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हम नोट डाउन करते हैं उनको नोमेनक्लेचर करते टाइम. ओके, सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़. ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे, और धीरे धीरे आपको सारे चैप्टर्स की जो है वो फ्री क्लासेस जो है वो यहाँ पे यूट्यूब पर आपको अवेलेबल होती रहेंगी. ओके, सो थैंक यू.